नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा जो विषय होगा वो है कक्षा 8वीं से, और विषय है मैथमेटिक्स, गणित। और गणित विषय के अंतर्गत हमारा जो आज का पाठ है, लेसन है, वह है आपकी पाठ्यपुस्तक से लेसन नंबर 6, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट 2, बेजिक राशियों के गुणनखंड भाग 2, जो कि आपके पाठ्यपुस्तक में प्रकरण 6 है। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हमने अब तक क्या समझा अपने पिछले भाग में वह जानना है हमें। तो हमने वर्ग त्रिपद के गुणनखंड को देखा। वर्ग त्रिपद अर्थात ऐसे बहुपद जिसकी घात 2 है और उसमें 3 पद हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये हमने देखा। इसका गुणन क्या था? गुणनखंड वो था x प्लस ए एक्स प्लस बी। आप लोग अपने पास पेन और बुक या पेपर ज़रूर लेकर बैठे, और जहाँ आवश्यक है बच्चों उसे नोट करके रखें। ओके बच्चों, तो ये वर्ग त्रिपद का गुणनखंड हमने देखा, जिसमें विस्तारित रूप दिया गया होता है और हम गुणनखंड रूप बनाते हैं। x² एक चरांक का वर्ग, a प्लस बी, और अंत में a गुणे b, यानी a प्लस बी, a गुणे b, ये जो गुणांक हैं, इसी गुणांक के आधार पर उनका गुणनखंड x प्लस a एक्स प्लस बी बनता है। यानी बीच में a धन b है और तीसरा पद a गुणे b है, तो उसका जो गुणनखंड है वो x धन a x धन b हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। और हमने ऐसे वर्ग त्रिपद का गुणनखंड ज्ञात किया था जिसके वर्ग चरांक का मतलब जो पहला पद है उसका गुणांक 1 था, जैसे कि x² प्लस 9x प्लस 18, ये उदाहरण हमने हल किया था, जिसमें वर्ग x जो है चरांक का घात x की घात 2 है, और उसका गुणांक कुछ नहीं लिख रहा है, मतलब वह 1 है वहाँ पर। तो ऐसे प्रकार के हमने बहुपद के गुणनखंड, त्रिपद के गुणनखंड ज्ञात किए। लेकिन यदि वर्ग त्रिपद के वर्ग चरांक का, यानी पहला चरांक जो है, पहला पद जो है, उसका गुणांक 1 न हो तो, जैसे उदाहरण x² प्लस 11x प्लस 8, यहाँ पर तो 1 दिख रहा है गुणांक पहले पद का, लेकिन अगर वह 1 न होकर कुछ और हो तो हम कैसे हल करेंगे? यह प्रश्न मैंने आपके लिए भाग 1 में छोड़ा है। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे कि ऐसे अगर आ गए तो क्या करेंगे। तो इसे हम आज की चर्चा का विषय बनाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की चर्चा में सबसे पहले ऐसे ये त्रिपद जिसमें गुणांक 1 के अलावा है कोई, तो यानी a x² प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में अगर है तो कैसे हल करेंगे, कैसे गुणनखंड निकालेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे दो पदों के घन का योग का गुणनखंड, यानी a³ प्लस b³ का गुणनखंड,
और दो पदों के घन के अंतर का गुणनखंड अर्थात a की घात 3 ऋण b की घात 3 यानी a क्यूब माइनस b क्यूब के गुणनखंड को हम देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे। पहला है ax² प्लस bx प्लस c रूप का जो गुणनखंड है कैसे होगा, यानी वर्ग त्रिपद का जो चरांक है उसका गुणांक 1 न हो तो, अभी हमने देखा किस तरह से होगा वो, यहाँ 3x² प्लस 11x प्लस 8 यानी 3x² धन 11x धन 8 इस तरह से है। तो कैसे हल करेंगे? तो बहुत आसान है बच्चों, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, कोई नया चीज़ नहीं है। केवल गुणांकों को फोकस कीजिए, पहला और आखिरी पद का गुणांक। तो पहले पद का गुणांक और आखिरी पद के गुणांक ये हैं 3 और 8। बस 3 और 8 का गुणा कर दीजिए, आ गया 24। इतना पक्का हो गया, नोट कर लिया आपने। यानी अब हमें 24 के ऐसे दो भाग करने हैं कि गुणा करने पर तो 24 आएगा ही, लेकिन जोड़ने पर बीच वाला गुणांक आना चाहिए, मतलब 11 जो है। तो गुणा करने पर 24 आना चाहिए और योग करने पर 11 आना चाहिए। 11 कहाँ से मिला ये? तो ये जो हमारे त्रिपद है उसका जो मध्य पद है उसका गुणांक है। तो मध्य पद के गुणांक के बराबर योग होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और गुणा करने पर 24 आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, गुणा करने पर 24, योग करने पर 11। और हम अगर देखेंगे तो 2 गुणे 12 24 होता है, लेकिन 2 और 12 का योग 14 होता है, तो 11 नहीं आया। इसी क्रम में हम 3 और 8, 3 8 24 और 3 और 8 अगर हम जोड़ें तो 11 आता है, यानी 3 और 8 जोड़ी हमारे लिए एकदम सही है। इसी 3 और 8 का उपयोग हमें त्रिपद को हल करने में करना है। चलिए शुरू करें। तो ये हमारा दिया गया त्रिपद है। अब इसमें जो बीच का गुणांक है उसको 3 और 8 में बांटना है। 3 और 8 हमने खोजा इसीलिए था गुणनखंड निकालने के लिए। तो पहला पद वैसे का वैसे ही, दूसरे 11x को यहाँ 3 और 8 में बांट देना है। तो 3x प्लस 8x हो गया 11x। हमने स्प्लिट कर दिया 11 को 3 और 8 के रूप में। और तीसरा पद वैसे का वैसे ही जो है 8। अब यहाँ पर जोड़ी बना कर हमें हल करना है, कॉमन निकालना है और गुणनखंड रूप बनाना है। तो पहली जोड़ी 3x² प्लस 3x, उसमें देख रहे हैं हम 3 कॉमन है दोनों में, 3 से दोनों में भाग जा रहा है, और x भी दोनों में है, मतलब हमारे लिए कॉमन फैक्टर हुआ 3x। तो पहले पद में से 3x कॉमन आ गया, तो वहाँ x² था, तो यानी 2 बार x का है वहाँ गुणा, तो 1x बच गया, वो ले लिया कोष्टक में। और दूसरे पद 3x में से 3x पूरा ले लिया, मतलब वहाँ एक ही गुणांक बचा 1। ओके, ये हो गया पहली जोड़ी का कॉमन फैक्टर। दूसरी जोड़ी में देखते हैं तो 8x और 8 है, दोनों धन है, तो धन 8 से गुणा दोनों में है, तो धन 8 हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद अंदर क्या बचा? तो 8x में से 8 कॉमन आ गया, तो बचा x, और धन 8 में से 8 तो कॉमन आ गया पूरा का पूरा, तो गुणे 1 जो है वो बच गया, वो हमने कोष्टक में ले लिया। तो यह बन गया हमारा एक फैक्टर कॉमन लेने के बाद। आगे बढ़ें, ध्यान से देखें। तो अब इस पूरे राशि में x प्लस 1 दोनों में है। ओके, इसका मतलब यह कॉमन फैक्टर हुआ, तो उस कॉमन फैक्टर को अलग से लिख लेंगे कोष्टक में x प्लस 1, ये कॉमन हो गया। तो बचा क्या, वो दूसरे कोष्टक में लिखेंगे। तो बचा हुआ है पहले भाग में 3x और दूसरे भाग में धन 8। तो इस तरह से ये बन गया दो हिस्सा x प्लस 1, 3x प्लस 8। तो इसे कहते हैं गुणनखंड रूप।
यानी दो यहाँ पर हमें अलग अलग पद दिख रहे हैं, द्विपद जो कि कोष्टक में है, यानी उनका गुणा हुआ, इसलिए इसे हम कहते हैं गुणनखंड रूप। तो 3x² + 11x + 8 का गुणनखंड हुआ x + 1 3x + 8। है ना आसान? नोट कर लिया आपने जरूरी बातें। चलिए एक दो उदाहरण से हम समझेंगे। और प्रश्न संग्रह 6.1 6.1 पेज नंबर 30 पर है आपके पाठ्यपुस्तक में। उसमें जो 10वां प्रश्न है वो देखते हैं। 2x² + x - 45। पहला काम क्या है? पहला है कि हमें वह संख्या खोजनी है जिसको हमें बांटना है। ओके, तो उसके लिए हमें पहले पद का गुणांक और तीसरा पद, ध्यान दो यहाँ पर -45 है तो -40 है, जो भी पद है वो चिन्ह के साथ ही है, गुणांक जो है चिन्ह के साथ। तो 2 और -45 -45, इनका गुणा करने पर जो संख्या आएगी -90। इसको बांटना है दो भागों में, यानी गुणा करने पर तो आना चाहिए -90 बराबर, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? याद आया? जोड़ने पर क्या आना चाहिए? जोड़ने पर आना चाहिए बीच वाले पद का गुणांक जो कि x के साथ है, बीच में देख रहे हैं, वहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है प्रश्न में, मतलब 1 है, तो जोड़ने पर 1 आना चाहिए। अब ये कैसे होगा? गुणा करने पर अगर -90 आए, देखो बच्चों, दो संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल अगर ऋण आए, माइनस आए, तो दोनों संख्या धनात्मक तो हो नहीं सकती, दोनों संख्या ऋणात्मक भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऋणात्मक होती तो गुणा करने पर धन आ जाता। तो जब भी गुणा करने पर अगर ऋणात्मक संख्या मिलती है तो ये तय हो गया कि दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, मतलब एक धन होगा, एक ऋण वाला होगा, यानी ऋणात्मक और धनात्मक संख्या ही होंगी। ये पक्का हो गया, एकदम पत्थर की लकीर। हाँ, लेकिन धन कौन सा और ऋण कौन सा? क्योंकि दो संख्या होगी, एक बड़ी हो सकती है, एक छोटी हो सकती है। तो योग करने पर क्या आया है? धन। इसका मतलब जो बड़ी संख्या है वही धन होगी और छोटी संख्या वो ऋणात्मक होगी। चलिए अब खोजते हैं वह संख्या जिनको गुणा करने पर -90 आए, जोड़ने पर 1 आए। तो गुणा करने पर ऋण 90 -90 आने के लिए बहुत ऑप्शन है। 15 18 25 90 है ना, -5 और +18, इनका गुणा करेंगे तो भी -90 आता है, ये तो पक्का है। लेकिन जोड़ने पर आ गया 13, मैंने देखा ना, -5 +18 +13 आ रहा है, लेकिन हमें योग करने पर तो 1 चाहिए। तो गुणा करने पर सही है, लेकिन जोड़ने पर गड़बड़ हो गया। चलो दूसरी जोड़ी लेते हैं। -6 + 15, 15 छक्का 90, 90 होता है, -90 होता है। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा +9, यानी हमें 1 नहीं मिला और बड़ी संख्या धनात्मक ही है यहाँ भी। और एक जोड़ी है -9 + 10, 9 10 में 90, 9 और 10 का गुणनफल -90 है, यहाँ पर माइनस है तो, और इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 1 आ जाएगा, है ना, 10 में से 1 घटाया 1 आ गया। तो यही जोड़ी हमारे लिए परफेक्ट है, -9 + 10। ये थोड़ा सा वर्कआउट है, धीरे धीरे हमें आसानी से ये पता चलने लगेगा। तो आपने नोट कर लिया, पहली बात दोनों गुणांकों का गुणनफल और बीच वाले पद के बराबर होना चाहिए जोड़ने पर वो दो संख्याएं, तो -9 + 10। तो ये हमें जोड़ी मिल गई। अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। 2x² + x - 45 = पहला पद वैसे ही रहेगा, एक x को हमें 9 और 10 में बांटना है, तो 9 माइनस लिया पहले, तो -9x + 10x, ये मिलाकर 1x के बराबर ही होता है, और -45 तो है ही। अब बनाएंगे जोड़ी, पता है आपको, और इस जोड़ी में से कॉमन फैक्टर लेना है। तो कॉमन हमें यहाँ पर 2 और 9 में कोई कॉमन नहीं होता है। x² और x में x कॉमन है तो ले लिया उसको, तो जो बच गया उसको कोष्टक में डाल दिया। तो 2x² में से x निकल गया 1, तो 2 बचा और x बचा, तो 2x बच गया। और -9x में से +x बाहर आया है, तो अंदर -9 ही बचेगा। अब दूसरी जोड़ी, 10 और 45 में 5 से भाग जाता है, यानी 5 कॉमन फैक्टर है।
अधिकतम, बड़ी से बड़ी संख्या 5 है, उससे भाग जा रहा है दोनों में। तो 5 धन के रूप में कॉमन अगर आया तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 2, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, तो 2 बच गया और x भी बच गया, 2x। और धनात्मक बाहर आया है तो ऋण 5 9 45, तो 5 कॉमन है 45 में से, तो 9 वहाँ पर रह गया, तो 2x - 9। ऐसा कैसे करते हैं कि हम कॉमन +5 लें या -5 लें? कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, x के साथ आप देख रहे हैं ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में है 2x - 9, तो हमें 2x - 9 ही यहाँ पर लाना है, ऐसी कोशिश करेंगे, इस तरह से कॉमन लेंगे। अगर हम -5 कॉमन लेते हैं तो अंदर -2x हो जाएगा, इसलिए +5x लेने पे अंदर +2x ही आएगा। तो ये यहाँ पर कोष्टक वाले पद जो हैं वो सामान्य हो गए, कॉमन हो गए, उसको हम बाहर लिख लेंगे, यानी अलग से लिख लेंगे 2x - 9x, और जो बच गया है उन कोष्टक के साथ साथ, तो पहले में x बचा है और दूसरे में धन 5 बचा है, उसको भी एक कोष्टक में ले लिया, और तो यह बन गया गुणनखंड रूप। 2 कोष्टक में अलग अलग हो गए, तो 2x² + x - 45, ये जो विस्तार है इसका गुणनखंड रूप हो गया। आंसर है 2x - 9 और x + 5, यह कोष्टक के रूप में लिखा हमने, यह गुणनखंड हो गया। है ना, आसान लग रहा है धीरे धीरे। चलिए, अब दूसरा जो हमारा गुणनखंड ज्ञात करने का है सीक्वेंस, वह है a³ + b³ का गुणनखंड, अर्थात पहली संख्या का घन धन दूसरी संख्या का घन, इसका गुणनखंड रूप क्या होगा। और ठीक उसी प्रकार ये अंतर का, यानी 1 का घन ऋण b का घन का गुणनखंड रूप क्या होगा। तो हम पहले a³ + b³ जानेंगे और फिर a - b³ अपने आप हमें पता चल जाएगा, क्योंकि सेम होगा लगभग। तो चलिए, इसके पहले हमने जो जाना उससे शुरुआत करेंगे, तब हमें a³ + b³ मिल जाएगा। तो हमने 2 पदों के योग का घन, यह इसका हमने विस्तार देखा था, अर्थात a + b का घन, a धन b का वर्ग, ये हम a + b² हमें पता है, a² + 2ab + b², ये हमने जाना है। a + b³ को भी जाना है, क्या होता है, अगर घन है तो 2 पदों का योग का, तो पहले पद का घन आएगा, ये हमेशा नोट कर लीजिए, धन दोनों पद का गुणा करेंगे 3 से, यानी 3ab, उसमें a की घात 2 हो जाएगी, पहले a की घात 3 थी, अब a की घात 2 हो जाएगी, 1 कम हो गया। फिर आएगा दोनों पदों का गुणा 3 से, लेकिन घात 2 जो है वो b पर चली जाएगी, सीक्वेंस ध्यान रखिए बच्चों। और अंत में चौथा पद जो होगा b का होगा, उसकी घात 3, यानी पहले पद की घात 3 भी है, दूसरे पद की घात भी 3 है, और बीच में जो 2 पद है वो 3 का गुणा है दोनों में, 3ab 3ab, और घात ध्यान रखना है, a की घात 2 है एक बार और b की घात 2 है एक बार। अगर आप ध्यान से निरीक्षण करें बच्चों, तो a की घात पहले में 3 है पहले पद में, दूसरे में a की घात 2 है, तीसरे में a की घात 1 है, और चौथे में a की घात नहीं दिख रही है। ठीक इसका उल्टा, पहले पद में b की घात नहीं है, दूसरे पद में b की घात 1, तीसरे में b की घात 2, और चौथे में b की घात 3, यानी a की घात घटते क्रम में है, b की घात बढ़ते क्रम में है। चलिए, अब इसी को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, यानी पक्षांतर। हम क्या करते हैं, इसको राइट में लिखते हैं पहले, और जो राइट वाला पद है उसको हम लेफ्ट में लिखते हैं, पक्षांतर कर दिया हमने। अब देख रहे हैं लेफ्ट साइड में तो a³ और b³ दिख रहा है, पहला और चौथा पद, उसको हम क्या करेंगे, a³ एक साथ b³ के साथ लिख दिया, और बच गए 2 पद, और राइट साइड में क्या बचा है, a + b³, यानी ये धन b का घन, ये हमने वैसे लिख लिया। और जो यहाँ के बीच वाले जो पद थे 3a² b + 3ab², इसको भी पक्षांतर करके राइट साइड में ले जाएंगे, तो धन धन है तो ऋण ऋण हो जाएंगे, पक्षांतर में चिन्ह बदल जाता है।
तो इतना समझ में आ गया, ध्यान से देखा आपने। अब राइट साइड के जो पोर्शन है उसको हम हल करेंगे। तो पहले है a प्लस बी क्यूब, उसके बाद माइनस 3a² बी माइनस 3ab² में आप देख रहे हैं तो माइनस 3a b दोनों में है, यानी कॉमन है, याद आया। तो 3ab दोनों में है, निकाल लिया हमने। बचा क्या? तो माइनस 3a² बी में से माइनस 3 निकल गया, a निकल गया, b निकल गया, तो a² का एक a बच गया। और चूंकि माइनस बाहर है तो अंदर प्लस हो जाएगा। और 3ab यहाँ से भी निकल गया है तो b की घात 2 में से b बचेगा। तो यह रूप हो गया a प्लस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अब ध्यान से देखेंगे राइट साइड के भाग को, तो राइट साइड का भाग में आप ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी कोष्टक वाला पद दोनों में है, देख रहे हैं ना, मतलब यह कॉमन हुआ दोनों के लिए। तो उसमें से a प्लस बी हमने निकाल लिया, एक घात वाला। बचा क्या? तो पहले पद में से a प्लस बी निकल गया तो a प्लस बी की घात 2, एक घात कम हो गई। और दूसरे पद में माइनस 3ab बच गया। अब यहाँ से हमारा काम आसान हो जाएगा। अब a प्लस बी हो गया। अब इस कोष्टक को हल करते हैं। a धन b का स्क्वायर आपको पता है, बिल्कुल पता है, a² प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b², और लास्ट में माइनस 3ab पहले से ही है यहाँ पर। तो हमें मिलेगा a प्लस बी, और अंदर देखेंगे सजाती पर 2ab प्लस है, माइनस 3ab है, इसका हल होगा माइनस ab, 2ab और ऋण 3ab है ना, एक सजाती पद है। तो इनको हल कर लेंगे, आएगा a² माइनस ab प्लस b²। यहाँ दो कोष्टक के रूप में पूरा हो गया ये। तो यह हो गया a³ प्लस b³ का गुणनखंड रूप। तो कैसे याद करेंगे? a³ प्लस b³ है तो a और b को जोड़ देंगे पहले कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में पहले पद का वर्ग माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, दोनों का गुणा, और फिर दूसरे पद का वर्ग। यानी दूसरे कोष्टक में क्या है? पहले पद का वर्ग है, फिर दोनों का गुणा है, फिर दूसरे पद का वर्ग है। ध्यान रखना है बीच का पद ऋणात्मक है यहाँ पर। अगर घन धनात्मक है तो बीच का पद यहाँ पर ऋणात्मक है, ध्यान रखेंगे दूसरे कोष्टक का। तो हमने अभी क्या समझा कि a³ प्लस b³ बराबर, याद करेंगे, a धन b पहले हो गया, उसके बाद a² पहले पद का वर्ग माइनस ab और फिर b² हो गया। उसी प्रकार बच्चों a³ माइनस b³ लेना है, वैसे ही हल करेंगे हम। तो हमें मिलेगा क्या? ध्यान से देखिए, a³ माइनस b³ होगा तो पहला कोष्टक में जैसा है वैसे, यानी a माइनस b हो गया, माइनस है तो माइनस, ओके। अब बीच वाले पद में या दूसरा जो कोष्टक है उसमें अंतर आ जाएगा। पहले तो a का वर्ग सेम, बीच में प्लस आएगा दूसरे पद का, चिन्ह उल्टा, यही मुख्य अंतर है। तो प्लस से अगर माइनस हो गया तो पहला पद भी प्लस से माइनस हो जाएगा, और दूसरे जो कोष्टक का दूसरा पद है वह प्लस से माइनस होएगा, बाकी सब वैसे का वैसे ही है, यही ध्यान रखना है। एक दो बार लेकर प्रैक्टिस करेंगे, आराम से याद हो जाएगा ये। अब उसी के आधार पे अगर m³ धन n³ हो तो क्या करेंगे? तो बहुत आसान है, m प्लस n लिखेंगे, उसके बाद m का वर्ग हो जाएगा और ऋण आएगा mn धन n का वर्ग, है ना। चेंज कर लिया आपने आसानी से। अगर p³ माइनस q³ है तो क्या करेंगे? तो वही बात है, p माइनस q। दूसरे कोष्टक में क्या आएगा? पहले p का वर्ग फिर प्लस pq हो जाएगा, माइनस है तो, और q का वर्ग। बिल्कुल सही समझा आपने। अब चलते हैं, इसको पक्का कर लिया, याद कर लिया, नोट कर लिया।
तो हम सीधे चलेंगे कहाँ? प्रश्न संग्रह 6.2 पेज नंबर 31। गुणनखंड ज्ञात करना है एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, एक्स का घन धन 64 वाई का घन। तो दो पदों का घन है क्या, पहले चेक करो। अगर वो दो पदों का घन है यहाँ पर अलग अलग, तो ही हम वह गुणनखंड रूप निकाल पाएंगे। तो x का घन तो है, y का घन भी है, 64 कोई घन की संख्या है क्या? तो a की जगह पे x है, ये तो पक्का आपने तय कर लिया सूत्र के हिसाब से। b की जगह पर क्या है? b की जगह पर 64 वाई क्यूब में 64 किसका घन है? 64 है 4 का घन, 4 चौक 16 चौक का 64, तो यह 4 का घन है। और y का घन, तो b की जगह पे 4y, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है बच्चों। एक बार ये पता चल गया कि a क्या है b क्या है, तो हमारे पास जो हमने अभी तक यह गुणनखंड रूप देखा हमें पता है ये। तो a और b आपको पता चल गया, a x है, b 4y है। तो गुणनखंड रूप में a की जगह पे x, b की जगह पे 4y रख दीजिए। तो पहला है a प्लस b होना चाहिए, मतलब x प्लस 4y होना चाहिए पहला पद, और दूसरा पद 4y उसका योग। वेरी गुड। आगे चलते हैं दूसरा कोष्टक। दूसरे कोष्टक में a का वर्ग है, मतलब x का वर्ग हो गया पक्का, माइनस ab का गुणा, मतलब x गुणे 4y। बस अब आ गया तीसरा पद जो कि है b का वर्ग, मतलब 4y का वर्ग। ये ध्यान रखना है, 4y पूरा है उसका वर्ग। अब हम इसको सरल कर देंगे, x प्लस 4y जैसे का तैसा, और दूसरे पद में एक्स स्क्वायर भी वैसे ही रहेगा। बीच में पद है माइनस x गुणे 4y, तो 4xy माइनस में हो जाएगा, ये माइनस 4xy प्लस 4y का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 और y का वर्ग। तो यह बन गया गुणनखंड रूप, एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब का गुणनखंड रूप। तो यह हमारा उत्तर हो गया, है ना आसान, सूत्र की सहायता से। और उदाहरण देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 125k क्यूब प्लस 27m क्यूब। ध्यान देंगे गुणांक 125 है, तो a की जगह पे क्या होगा? तो 125 की का घन है 5 का, तो वहाँ 5 हो गया, और k का घन तो k है, तो 5k होना चाहिए वह पद घन के रूप में। अब b का ध्यान से देखेंगे, 27 है, 27 किसका घन है? 3 का, इसका मतलब b की जगह पे 3 और m आएगा, 3m। तो 5k और 3m ये हमारे दो पद हो गए। और हमें क्या करना है पता है, हमें सूत्र के हिसाब से इसको रख देना है मान को। तो ये आपके लिए हिंट था, आप अपने नोटबुक में a और b को इसी तरह 5k और 3m मानकर हल करेंगे। चलिए और एक प्रश्न है y क्यूब प्लस 1/8y क्यूब। मैं भी आपको केवल यहाँ हिंट बताऊंगा, a क्या है b क्या है सूत्र में आप ही रखेंगे। तो a हो गया y, और b क्या हो गया? ऊपर 1 है तो 1 का घन 1 ही होता है, और 8 किसका घन है? 8 2 का घन है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की घात 3। तो वह पद क्या हो जाएगा? 1/2y। तो 1/2y का घन 1/8y का घन होता है। तो a और b पता चल गया आपको, a घन b इस तरह से जो सूत्र है उसमें रखकर, इस सूत्र में a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें इसका मान रख देंगे और सरल करेंगे। ओके, मैं इस प्रश्न को अभी यहाँ नहीं बताऊँगा, आपको ही करना है, हिंट मैंने दे दिया है, लेकिन ऐसा एक प्रश्न मैं दूसरे सूत्र में जरूर बताऊँगा।
चलते हैं 6.3 की ओर। प्रश्न संग्रह पेज नंबर 32 पर है। वहाँ पर प्रश्न है आपका 5वां 8p³ - 27p³। देखिए ये आ गया ना परिमेय संख्या। तो अब यहाँ पर मैं ये प्रश्न आपको बता रहा हूँ। पहले हमें ज्ञात करना है ए की जगह पर क्या है। तो 8 किसका घन है, 2 का, यानी ये 2p है ए। और बी के लिए क्या होगा, 27 किसका घन है, 3 का। तो बी हो गया 3/p। ये क्लियर हो गया ए और बी। और यहाँ पर सूत्र क्या लगेगा, माइनस वाला, अंतर वाला, a³ - p³ सूत्र हमें याद है। पहले a - b आएगा, फिर a² + ab हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, प्लस b² लास्ट में। अब a और b का मान हमें पता है, सीधे सीधे रखते हैं। a है 2p - 3p, पहले कोष्टक में आ गया a - b। दूसरा कोष्टक है पहले का वर्ग यानी 2p का वर्ग, फिर प्लस a और b का गुणा है, ab है ना, इसका मतलब 2p और 3/p का गुणा, 2p गुणे 3/p प्लस b² मतलब 3/p का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर भी हो गया, p का स्क्वायर भी हो गया। आप कोष्टक में लिख के कर सकते हैं, अलग अलग इस तरह भी कर सकते हैं। तो यह हो गया सूत्र के हिसाब से हमने मान रख दिया a और b का। अब आगे इसको सरल करेंगे तो हो गया 2p - 3p, ये तो जैसे का तैसा ही रहेगा। अंदर आ गया 2p का वर्ग, तो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और p का वर्ग। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो p से p कट गया, ऊपर नीचे अंशहर, तो कट गया ये, तो बचा क्या, 2 और 3 का गुणा, 2 3 6 और प्लस 3² 9 और p² हो गया 9/p²। तो यह सरल होकर बन गया गुणनखंड रूप। आ गया ना समझ बच्चों। तो इसी तरह यह प्रश्न हल करना है। ये 2 सूत्र जो हैं, घन का अंतर और घन का योग, ये ध्यान में रखकर नोट करके बाकी फिर मान रखते हुए हमें हल करना है। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।